नमस्कार दोस्तों, आप लोग का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं अपने जेआईवी एंड सीआईवी मेड सिंपल के इस चैनल में। तो दोस्तों, आज हम लोग अपने इस क्रैश कोर्स का अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि ईवीएम का मॉड्यूल बी का नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, जो कि बेस्ड है सैम्पलिंग पे। फ्रेंड्स, ये आप लोगों का मैं अगला 20 मिनट लेना चाहता हूं, और गारंटेड रूप से यदि 20 मिनट आप ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे तो 5 मार्क्स आपका श्योर है। क्योंकि सैम्पलिंग से हर एक साल जब भी एक सीआईबी की एग्जामिनेशन होती है, तब 5 मार्क्स के केस स्टडी जरूर पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स, लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं ये समझने में कि लेस देन जेड स्कोर क्या होता है, जेड स्कोर लेस देन का मतलब क्या है, ग्रेटर देन मतलब क्या है। तो दोस्तों, ये जो हमारा एक लेसन है, एक सेशन है, इसे मैं 20 मिनट ही से ज़्यादा नहीं लूँगा। और 20 मिनट में मैं आप लोगों को हर एक वो तरीका समझा दूंगा, स्टेप समझा दूंगा, जिससे आपका आपका बेसिक्स क्लियर रहेगा। और इस पे बेसिस पे किसी तरह का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप आसानी से उसे कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने इस लेसन को। सबसे पहला जो 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 मेन चीज़ है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि हमें टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग समझने में आना चाहिए। देखिए, दो तरह के सैम्पलिंग होते हैं, एक होते हैं रैंडम और एक होते हैं नॉन रैंडम। सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए। तो बेसिकली हमारे पास बहुत सारे डाटा हैं, और उसमें से किसी सैंपल को निकालना, उसे हम लोग, इसी प्रोसेस को हम लोग सैम्पलिंग कहते हैं दोस्तों। तो ढेर सारे डाटा में से एक सिंगल कुछ कलेक्शन ऑफ डाटा को बाहर निकालना, ये हमारा सैम्पलिंग कहलाता है। तो फ्रेंड्स, रैंडम सैम्पलिंग को हम लोग नॉन जजमेंट भी कहते हैं, और नॉन रैंडम सैम्पलिंग को हम लोग जजमेंट कहते हैं। आइए रैंडम सैम्पलिंग का मतलब समझते हैं। रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है कि पॉपुलेशन के जितने भी आइटम्स हैं, सभी का चांस होता है कि वो चूज़ किया जाए। देखिए, जैसा कि मैं समझा दिया हूँ कि हमारे पास एक बिग पॉपुलेशन है, और उसमें से हम लोग चूज कर रहे हैं। तो हो सकता है रैंडम में क्या होगा कि सभी का इक्वल चांस रहेगा कि वो भी निकल सकता है, ये भी निकल सकता है। और नॉन रैंडम में क्या होगा कि हम लोग अपना जो नॉलेज है, हमारा जो ओपिनियन है, उसे हम लोग यूज़ करते हैं आइटम को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये बेसिक डिफरेंस है रैंडम सैम्पलिंग में और नॉन रैंडम सैम्पलिंग में। तो अब हम लोग फर्दर क्लासिफिकेशन देखते हैं रैंडम सैम्पलिंग का। तो जहाँ तक बात है रैंडम सैम्पलिंग का, उसे 4 भाग में डिवाइड किया गया है। एक है सिंपल रैंडम, एक है सिस्टमेटिक रैंडम, तीसरा है स्ट्रेटिफाइड रैंडम, और चौथा है हमारा क्लस्टर रैंडम। तो आइए जरा इन चारों को, एक एक चीज़ों को समझते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस जो है हमारे इन चारों टाइप्स ऑफ रैंडम सैम्पलिंग से बन सकते हैं। तो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं सिंपल रैंडम को। तो देखिए, सिंपल रैंडम में कोई कोई भी अप्रोच नहीं होता है। प्रत्येक एलिमेंट का इक्वल पॉसिबिलिटी होता है पिक होने का। ठीक है दोस्तों, आपके पास यदि एक पॉपुलेशन है, उसमें से आप किसी सर्टेन सैंपल को पिक कर रहे हैं, तो सभी का इक्वल चांस है पिक होने का। सिंपल भाषा में समझिए। ठीक है, और इसका यूजफुलनेस कब है, जब स्मॉल सैंपल साइज हो। ठीक है, तब हम लोग इस मेथड को यूज करेंगे, सिंपल रैंडम मेथड को। चलिए, अगला है हमारा सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, सिस्टमेटिक, एक प्रॉपर ऑर्डर होगा। तो देखिए, यहाँ पे जो एलिमेंट सेलेक्ट किया जाएगा पॉपुलेशन से, पॉपुलेशन समझ रहे होंगे दोस्तों, मैं एक बार दिखा देता हूँ पॉपुलेशन क्या है। ये फिगर आप देखिए दोस्तों, ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक बड़ा रेक्टेंगल बनाया, एक छोटा रेक्टेंगल बनाया है। तो जो बड़ा रेक्टेंगल है वो पॉपुलेशन है, और बगल में मैंने देखिए 10,000 आइटम्स भी लिखे हैं। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि ये जो बड़ा रेक्टेंगल है, इसके अंदर 10,000 आइटम्स हैं। कुछ भी आइटम्स हो सकते हैं। और देखिए, उसके बीच के बीच में एक छोटा सा रेक्टेंगल हमने बनाया है, वो हमारा सैंपल है। तो इसी सैंपल को हम लोग इस पॉपुलेशन से निकाल रहे हैं दोस्तों, सेलेक्ट कर रहे हैं, चूज कर रहे हैं, जैसा भी आप बोलिए। तो आप देख सकते हैं ये पॉपुलेशन क्या है और ये सैंपल क्या है, क्योंकि बार बार ये वर्ड रिपीट होंगे, तो इसका एक डायग्राम तो दिमाग में बनना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में मैं क्या समझा रहा हूँ कि आप जिस एलिमेंट को सेलेक्ट कर रहे हैं पॉपुलेशन से, वो एक यूनिफॉर्म लेवल पे हैं। ठीक है, दैट इज मेजर इन टाइम, ऑर्डर और स्पेस। मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक क्लास में आप एवरी 10th स्टूडेंट को सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब एक ऑर्डर में आप सबको बैठा दिए हैं, और 10वां जो छात्र है, उसे आप लोग सेलेक्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आप एक सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं कि हमें 10वां स्टूडेंट को ही सेलेक्ट करना है। तो इसे ही हम लोग कहेंगे सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। इसका क्या खासियत है कि ये जो है लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है। ठीक है, और यहाँ भी क्या है कि सभी एलिमेंट का इक्वल चांस है सिलेक्शन होने का। ठीक है, हाँ, यहाँ पे देखिए, अभी इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड, बट इस सैंपल, अब देखिए यहाँ पे एलिमेंट, समझिए सैंपल के अंदर भी क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं। अभी हमने देखा था, जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया था, आपको पिक्चर दिखाया था। तो 10,000 था साइज हमारा पॉपुलेशन का, 100 साइज था हमारे सैंपल का। तो सैंपल के अंदर भी तो 100 अलग अलग एलिमेंट है। तो देखिए, समझिए बात को। यहाँ पे इस केस में जो है, प्रत्येक एलिमेंट का इक्वल चांस है सिलेक्शन होने का, लेकिन प्रत्येक सैंपल का इक्वल चांस नहीं है सिलेक्शन होने का। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ समझना होगा। देखिए, आपको ये देखना है कि एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है इस पार्टिकुलर सैम्पलिंग का। तीसरा जो मेथड है सैम्पलिंग का, वो है हमारा स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग।
इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसे ध्यान से समझिएगा दोस्तों। पॉपुलेशन को हम लोग होमोजेनियस ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, और उसमें से स्पेसिफाइड नंबर ऑफ यूनिट लेते हैं प्रत्येक ग्रुप से, ठीक है। आइए इस एग्जांपल से समझते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा पॉपुलेशन था, जिसमें से हम लोगों ने क्या किया, S1 S2। तो दोस्तों S1 क्या है, हमारा S1 है 10 से 20 साल का बच्चा, और S2 क्या है 20 से 30 साल का स्टूडेंट, ठीक है। हमारे पास पॉपुलेशन है स्टूडेंट की, जिसमें से हम लोगों ने 2 सैंपल लिया, S1 एक सैंपल है और S2 एक सैंपल है, ठीक है दोस्तों। S1 रिप्रेजेंट कर रहा है 10 to 20 ईयर स्टूडेंट, और S2 रिप्रेजेंट कर रहा है 20 to 30 ईयर स्टूडेंट। अभी मैंने क्या बताया था कि पॉपुलेशन को हम लोग होमोजेनियस ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, और और उसमें से स्पेसिफाइड यूनिट को लेते हैं प्रत्येक ग्रुप से। तो अब यहाँ जरा देखिए, 2 वर्ड को समझिए, इंट्रा और इंटर। इंट्रा का क्या मतलब होता है, इंट्रा का मतलब होता है विद इन सेम, और इंटर का मतलब होता है 2 डिफरेंट, ठीक है दोस्तों। तो जैसे इंटर टूर्नामेंट होता है, समझिए मैं एग्जांपल से समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि इंटर टूर्नामेंट होता है, तो इंटर मान लीजिए कि इंटरनेशनल टूर्नामेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि इन 2 स्कूल के बीच में, 2 अलग अलग स्कूल के बीच में टूर्नामेंट होता है, तो उसे हम लोग इंटर टूर्नामेंट कहते हैं। और यदि सेम स्कूल के अंदर टूर्नामेंट होता है, तो उसे हम लोग इंट्रा टूर्नामेंट कहते हैं। तो ये अंतर है इंट्रा और इंटर में। तो यहाँ पे देखिए, इंट्रा ग्रुप हमारा सेम है, मतलब S1 के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेम है, ठीक है दोस्तों, और S2 के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेम है। लेकिन इंटर जो ग्रुप है, S1 और S2 जो अलग अलग ग्रुप है, वो डिफरेंट है। क्योंकि S1 क्या क्या दर्शा रहा है, S1 दर्शा रहा है 10 से 20 साल के स्टूडेंट को, और S2 क्या दर्शा रहा है 20 से 30 साल के स्टूडेंट को। ये डायग्राम आप लोग दिमाग में रखेंगे, तभी तो आप लोग समझ पाएंगे कि स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग का क्या मतलब है। तो अब ये उम्मीद है क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है कि विद इन अ ग्रुप के अंदर, ठीक है दोस्तों, ग्रुप के अंदर समानताएं हैं, लेकिन 2 ग्रुप के बीच में असमानताएं हैं। ये समझ में आ रहा होगा। विद इन अ ग्रुप एलिमेंट्स आर सेम, बट द 2 ग्रुप्स आर इंटायरली डिफरेंट, ठीक है दोस्तों। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग का यूज कब करते हैं, जब प्रत्येक ग्रुप का स्मॉल वेरिएशन हो अपने अंदर। हम लोग देख ही रहे हैं वेरिएशन बहुत कम है अपने अंदर, लेकिन ग्रुप्स के बीच में वेरिएशन वाइड हो। चलिए इसका मैं एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास पॉलिटिशियंस है, ठीक है दोस्तों। एक सैंपल हम लोगों ने लिया, हमारा पॉपुलेशन रिप्रेजेंट कर रहा है पॉलिटिशियन को, और हम लोगों ने 2 सैंपल लिया। पहला सैंपल में हम लोगों ने लिया बीजेपी के 10 पॉलिटिशियन को, और दूसरे सैंपल में हम लोगों ने लिया कांग्रेस के 10 पॉलिटिशियन को। तो आप जरा बताइए ये कैसा सैंपलिंग है, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग ही होगा। क्यों, क्योंकि आप देखिए, एक जो हमारा पहला सैंपल है 10 बीजेपी वाला, तो उसके अंदर जितने भी लोग हैं उसमें समानताएं हैं, क्योंकि वो सब बीजेपी से बिलोंग करते हैं। और उसी तरह कांग्रेस के अंदर जितने भी लोग हैं उसमें भी समानताएं हैं कि वो सब कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस वाला जो ग्रुप है वो आपस में असमानता है, ठीक है दोस्तों, वो आपस में क्या है, डिफरेंस है। तो ये आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे इंट्रा ग्रुप सेम है, विद इन ग्रुप सेम चीज़ है, लेकिन दो ग्रुप के बीच में डिफरेंस है दोस्तों। उसी तरह एक और एग्जांपल देखिए, हमारे पास टीचर्स का कलेक्शंस है, जिसे हम लोग पॉपुलेशन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो साइंस टीचर एक तरफ और आर्ट टीचर एक तरफ, तो ये भी हमारा एक तरह का सर्टिफाइड सैम्पलिंग हो गया। तो उम्मीद है दोस्तों आपके दिमाग में समझ में आ गया होगा कि ये सर्टिफाइड सैम्पलिंग क्या है। अब लास्ट जो एग्जांपल है हमारा वो है क्लस्टर सैम्पलिंग। तो दोस्तों क्लस्टर सैम्पलिंग को आइए समझते हैं अच्छे तरीके से। तो अब क्या करते हैं, हम लोग पॉपुलेशन को जो है ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, और एंड देन रैंडम सैंपल ऑफ दिस क्लस्टर्स। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जस्ट स्ट्रेटिफाइड का उल्टा होगा। स्ट्रेटिफाइड में हम लोगों ने क्या देखा था कि ग्रुप के अंदर जो है वो समानताएं हैं और 2 ग्रुप के बीच में असमानताएं हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, इंट्रा ग्रुप वाइड वेरिएशन, मतलब ग्रुप के अंदर ही वेरिएशन होगा और 2 ग्रुप के बीच में सेम होगा, ठीक है दोस्तों। तो क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ मैं, व्हेन देयर इज वेरिएशन विद इन ईच ग्रुप बट द ग्रुप्स आर सिमिलर टू इच अदर। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक सैंपल ड्रॉ किया है, आप देख सकते हैं इसके अंदर 1 2 3 4 मैंने लिखा है दोस्तों। तो ये 1 2 3 4 जो है ये बेसिकली क्या दिखा रहा है कि ग्रुप के अंदर, ठीक है दोस्तों, उस ग्रुप के अंदर ही हमारा वेरिएशंस है। चलिए, तो उम्मीद है कि क्लस्टर सैम्पलिंग भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो आइए जरा कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लेते हैं जो भी ये तक अभी तक हम लोगों ने देखा। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज सैम्पलिंग फॉर ग्रुप विथ कंसिडरेबल वेरिएशन विद इन बट सिमिलर टू इच अदर। क्या कर रहा है कि ऐसा सैम्पलिंग को क्या कहते हैं जिसमें ग्रुप के अंदर जो है वेरिएशन होता है, लेकिन आउटर वार्ड जो है ग्रुप सेम लगता है। तो अभी हम लोगों ने देखा उसे हम लोग क्लस्टर सैम्पलिंग कहते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर सैम्पलिंग ग्रुप विच आर वेरी सिमिलर विद इन बट डिसिमिलर टू ईच अदर कॉल्ड। तो देखिए यहाँ भी पूछा गया है कि वैसे सैम्पलिंग ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं जो कि अंदर ही अंदर से बहुत सिमिलर हैं,
लेकिन आपस में एक दूसरे से डिसिमिलर है दोस्तों। तो अभी हम लोगों ने देखा था अंदर ही अंदर यदि सिमिलर है और ग्रुप में डिसिमिलर है तो उसे हम लोग स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है ये दोनों क्वेश्चन से आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा कि बेसिकली ये जो हमारा टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग क्या होता है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, तो आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब आइए, अब हम लोग अपने न्यूमेरिकल वाले एस्पेक्ट पे आते हैं। देखिए, इस चैप्टर का दो पार्ट है, एक है थ्योरेटिकल एस्पेक्ट जिसे कि हम लोगों ने कवर कर लिया। अब हम लोग न्यूमेरिकल एस्पेक्ट पे आते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल एस्पेक्ट को समझने से पहले थ्योरी को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए जरा थ्योरेटिकल चीज़ को समझ लेते हैं इससे रिलेटेड। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारे पास पॉपुलेशंस है जिसे हम लोग बिग रेक्टेंगल से डिनोट कर रहे हैं, हमारे पास सैंपल है जिसे हम लोग स्मॉल रेक्टेंगल से डिनोट कर रहे हैं। तो कुछ पैरामीटर्स हैं हमारे पॉपुलेशन के। कौन कौन से पैरामीटर हैं? तो एक कैपिटल एन है। कैपिटल एन क्या 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 दर्शा रहा है? कैपिटल एन हमारा पॉपुलेशन का साइज दिखा रहा है। एक म्यू है, म्यू क्या दिखा रहा है? तो म्यू हमारा पॉपुलेशन का मीन दिखा रहा है। एक है सिग्मा, सिग्मा क्या दिखा रहा है? तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन दिखा रहा है पॉपुलेशन का। तो ये तीन पैरामीटर्स हैं हमारे पॉपुलेशन से रिलेटेड। अब बात करते हैं अपने सैंपल के। तो सैंपल से रिलेटेड जो पैरामीटर है वो स्मॉल एन है। वो स्मॉल एन क्या दिखा रहा है? तो हमारे सैंपल का साइज को दिखा रहा है। एक एक्स बार है, वो क्या दिखा रहा है? तो हमारे सैंपल का मीन को दिखा रहा है। और एक एस है, कभी कभी देखिएगा सिग्मा एक्स बार से हम लोग डिनोट करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सिग्मा एक्स बार। सिग्मा एक्स बार क्या है? तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन है। चलिए, अब इन नोटेशन को दिमाग में रखेंगे, क्योंकि अब जो हम लोग प्रॉब्लम करने वाले हैं सभी में बार बार ये नोटेशन आएगा दोस्तों। तो एक बार मैं समझा दिया हूँ सभी नोटेशन। अब मैं यदि कैपिटल स्मॉल एन लिख रहा हूँ तो आप समझ लीजिएगा कि वो सैंपल के साइज को मैं लिख रहा हूँ। यदि मैं सिग्मा एक्स बार लिख रहा हूँ तो आप समझ लीजिएगा कि वो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल लिख रहा हूँ। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, तो पॉपुलेशन का क्या मतलब हुआ? जितने भी आइटम्स है जिसे हम लोग स्टडी कर रहे हैं। और सैंपल का क्या मतलब हुआ? उस पॉपुलेशन से एक पोर्शन को हम लोगों ने चूज किया। तो उम्मीद है पॉपुलेशन और सैंपल के बीच का डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमें समझना है सेंट्रल लिमिट थ्योरम। देखिए दोस्तों, ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आगे की कैलकुलेशंस में। तो इसे ध्यान से समझिए, ये थ्योरम आखिर कहता क्या है। ये थ्योरम ये कहता है कि जब किसी रैंडम सैंपल को, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं रैंडम सैंपल की बात कर रहा हूँ। अभी मैं समझाया था कि बेसिकली रैंडम सैंपल का क्या मतलब होता है। ठीक है दोस्तों, जब किसी रैंडम सैंपल को जिसका साइज n है, ध्यान दीजिएगा साइज स्मॉल n हमने लिखा है, और मैं बता भी रहा था कि स्मॉल n हमारा सैंपल का साइज होता है। तो हमारा सैंपल का साइज स्मॉल n है, तो हमने क्या किया कि एक रैंडम सैंपल लिया स्मॉल n साइज का, ले लिया। मान लीजिए कहाँ से लिया? तो किसी पॉपुलेशन से लिया। डिस्ट्रीब्यूशन मान लीजिए किसी पॉपुलेशन से लिया, और उस पॉपुलेशन का मीन हमें मालूम है और उस पॉपुलेशन का वेरिएंस हमें मालूम है। ठीक है दोस्तों, तो क्या क्या मालूम है? उस पॉपुलेशन का मीन मालूम है और वेरिएंस मालूम है। तो क्या कहता है कि जो जिस सैंपल को हमने निकाला उस पॉपुलेशन से, उसका मीन जो होगा वो अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अब देखिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? तो एक तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है, बेल शेप कर्व होता है दोस्तों। बेल यानी कि घंटी का जो कर्व होता है दोस्तों, वैसा शेप का कर्व होता है ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो कहने का मतलब कि उसका जो मीन होगा उस सैंपल का, वो कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा? उसका डाटा जो है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक है, और उस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का अपना भी मीन होगा और अपना वेरिएंस वेरिएंस होगा। ठीक है दोस्तों, तो सिंपल भाषा में ये कहना चाह रहा है कि उस सैंपल का डिस्ट्रीब्यूशन जो बनेगा वो नॉर्मल शेप का होगा, और उस सैंपल का डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन होगा वो हमारे पॉपुलेशन के मीन के बराबर होगा। ये समझिए बात को। कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि आपको पॉपुलेशन का मीन मालूम है, ठीक है, तो आप लोग सैंपल का भी मीन वही एज्यूम कर सकते हैं। अभी हम लोग देखेंगे, आगे हम लोग करेंगे ऐसा काम। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे इस डायग्राम को देखिए। इस डायग्राम में हम लोगों ने एक्स बार को डिनोट किया है मीन से, और पॉपुलेशन का मीन है म्यू। तो अप्रॉक्सीमेटली बराबर होता है, बराबर होता नहीं है दोस्तों, अप्रॉक्सीमेटली बराबर होता है। देखिए इसमें कुछ कंडीशंस भी हैं, इस थ्योरम में कुछ कंडीशंस भी हैं। तो हम लोग आइए थोड़ा देखते हैं उस कंडीशन को। तो देखिए सबसे पहला कंडीशन क्या है कि जितना ज़्यादा सैंपल साइज ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा अप्रॉक्सीमेशन अच्छा होगा। तो सैंपल साइज ये यहाँ से आप लोगों को कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है कि सैंपल साइज जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है, उतना जल्दी ये हमारा सेंट्रल लिमिट थ्योरम अप्लाई होगा दोस्तों। तो यदि इस सेंट्रल लिमिट थ्योरम को हम लोग मैथमेटिकली दिखाएं तो हमारा मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन होगा z इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा अपॉन रूट एन। दोस्तों यहाँ डिनोमिनेटर को ध्यान से देखिए, डिनोमिनेटर में लिखा गया है सिग्मा डिवाइडेड बाई रूट एन। ये क्या है दोस्तों? तो सिग्मा जो है वो तो हमारा पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है।
एन स्मॉल एन जो है वो हमारा सैंपल का साइज है। तो दोस्तों आप लोग याद रखिए कि सिग्मा अपॉन रूट एन जो है हमारा सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन है, सिग्मा एक्स बार। ठीक है दोस्तों, सिग्मा एक्स बार क्या है हमारा, सिग्मा अपॉन रूट एन। तो ये हम लोग इस जेड वैल्यू को हम लोग याद रखेंगे, जेड इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा एक्स बार। म्यू क्या है हमारा, म्यू है पॉपुलेशन का मीन, और सिग्मा क्या है हमारा, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इस फॉर्मूले को आप लोग याद रखिए, जेड वैल्यू इसे कहते हैं हम लोग। अब आइए स्टेप्स देखते हैं किसी भी प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करने का क्या क्या स्टेप्स होगा। तो देखिए सबसे पहला स्टेप क्या है कि हमें ग्रेटर देन का सिंबल दिया रहेगा, लेस देन का सिंबल दिया रहेगा, या इक्वल टू का सिंबल दिया रहेगा। तो हमें क्या करना है पहले कि जो मीन दिया हुआ है, पॉपुलेशन साइज दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, सैंपल साइज दिया हुआ है, और कुछ नंबर्स जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, ये सब दिए हुए हैं। तो उन्हें प्रॉब्लम से इन सभी चीज़ों को हमें आइडेंटिफाई करना है दोस्तों। अब क्या करना है, एक ग्राफ बना लेना है। ठीक है, ग्राफ से चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो एक ग्राफ बना लेना है जिसका सेंटर जो है वो मीन पे हो। ये हमारा दूसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप में हमें क्या करना है कि ये जेड वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला है एक्स बार माइनस मी अपॉन सिग्मा अपॉन रूट एन। इससे हम लोग जेड स्कोर निकाल लेंगे। ये तीसरा स्टेप है। चौथा स्टेप क्या है, जेड टेबल को रेफर करेंगे। तो जेड टेबल को क्यों रेफर करेंगे, ताकि जो जेड वैल्यू ऊपर हम लोग निकाले हैं उससे हम लोग प्रोबेबिलिटी को निकाल पाए। ठीक है दोस्तों। अच्छा, देखिए ये जेड वैल्यू निकालना आपको एग्जाम के लिए टेंशन नहीं लेना है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, जेड वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी आपको क्वेश्चन में दी रहेगी, तो इसके लिए आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। अब देखिए पांचवा में तीन केस आता है। पहला केस क्या है कि जब आपका ग्रेटर देन सिंबल होगा, तो क्या कीजिएगा आप कि आपने जो जेड स्कोर निकाला है, ठीक है, उसे आप लोग 0.5 से सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा। दूसरा केस है हमारा कि जब हमारा जेड का लेस देन का सिंबल है, तो उसमें आप लोग क्या करेंगे कि जो वैल्यू आपने जेड स्कोर का निकाला है उसमें 0.5 को ऐड कर देंगे। और तीसरा केस में हम लोग, मैं आगे आगे समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स ये 5 स्टेप को फॉलो करने हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं एक प्रॉब्लम के थ्रू इन पांचों स्टेप को कैसे फॉलो करना है दोस्तों। तो फ्रेंड्स अभी जो मैंने आप लोगों के साथ 5 स्टेप डिस्कस किए, अब मैं उसको प्रैक्टिकली सॉल्व करके समझाता हूँ आप लोगों को। तो ध्यान से सुनिएगा मेरे शब्दों को। देखिए क्वेश्चन में पूछा गया, और ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में मिलेगा जो केस स्टडी के बेसिस पे होता है। तो बेसिकली हम लोग केस स्टडी भी यहाँ सॉल्व करेंगे। तो देखिए पूछा गया है क्वेश्चन में कि एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें प्रोजेक्टेड बल्ब यूज बाय ट्रेनिंग सेंटर ऑफ डिफरेंट बैंक्स हैव मीन लाइफ ऑफ 300 आवर्स। मतलब अलग अलग बैंक हैं, उनके अपनी ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, और उन ट्रेनिंग सेंटर में जो बल्ब यूज हो रहे हैं उसका मीन लाइफ का मीन दिया हुआ है। वो कितना है, वो है 3000 घंटा, 3000 आवर्स। ठीक है दोस्तों, और स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया हुआ है हमें 100 आवर्स। तो पूछा गया है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो बल्ब है वो 2800 आवर से पहले फेल कर जाएगा। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों। अब पहले समझिए, पहले पॉपुलेशन बताइए क्या है हमारा। तो इस केस में जो पॉपुलेशन है वो है हमारा क्या है, डिफरेंट बल्ब्स, कलेक्शंस ऑफ डिफरेंट बल्ब्स। तो आप बताइए क्या पॉपुलेशन का साइज दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है, क्योंकि बस इतना लिख दिया है कि बहुत सा ज़्यादा साइज है दोस्तों, मतलब कैपिटल एन आपको पता नहीं है। ठीक है, जो कोई बात नहीं। अब देखिए मीन लाइफ हमें दिया गया है, पॉपुलेशन का मीन हमें दिया गया है। पॉपुलेशन का मीन का सिंबल आप लोगों को याद होगा, म्यू से डिनोट करते थे हम लोग। तो सिंबल आप लोग याद रखेंगे, ये स्टैंडर्ड सिंबल है। हर एक क्वेश्चन में आपको सेम सिंबल यूज करना है। तो म्यू की वैल्यू आपको दी गई है 3000 आवर। ठीक है दोस्तों। अब थॉट प्रोसेस को देखिए कैसे आपको सोचना है। जब आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो आप कैसे सोचेंगे वो मैं समझा रहा हूँ। तो म्यू आपको दिया गया है 3000 आवर। अच्छा, उसके बाद देखिए और क्या दिया गया है, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दिया गया है 100 आवर। तो दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल बताइए। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन किसका है, ध्यान से समझिएगा। ये स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा पॉपुलेशन का है। मैं फिर से बता रहा हूँ दोस्तों, ये स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा पॉपुलेशन का है। ठीक है, चलिए। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा पॉपुलेशन का कितना दिया हुआ है, 100 आवर्स। तो हमें पॉपुलेशन के दो डाटा दिए गए हैं, एक मीन दिए गए हैं 3000 आवर्स, और एक स्टैंडर्ड डेविएशन दिए गए हैं 100 आवर्स। चलिए अब हम आते हैं स्टेप बाय स्टेप मेथड फॉलो करते हैं। तो हमें जो भी चीज़ डिस्कस करना है वो मीन के रेस्पेक्ट में करना है दोस्तों। तो हमें सबसे पहले सेंट्रल लिमिट थ्योरम को अप्लाई करेंगे। सेंट्रल लिमिट थ्योरम यही कहता था कि जो जो पॉपुलेशन का मीन है और जो सैंपल का मीन है वो बराबर होता है अंडर सर्टेन कंडीशन। तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि वो सारे के सारे कंडीशन सेटिस्फाइड हैं। तो हम लोग मान के चलेंगे कि जो हमारा सैंपल का जो मीन है वो भी कितना होगा, वो भी हमारा 3000 आवर होगा। चलिए ये हम लोगों ने मान लिया। दूसरा चीज़ है कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा हमारे सैंपल का। तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है सिग्मा अपॉन रूट एन। सिग्मा क्या है दोस्तों, सिग्मा है पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन। वो कितना है, वो है हमारा 1000, वो है हमारा 100।
ठीक है दोस्तों, तो वो कितना है दोस्तों, वो हमारा 100। तो फ्रेंड्स यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन हमें दिया हुआ है 100 आवर्स। तो अब देखिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, अब ग्राफ को प्लॉट करना है। तो ग्राफ जो देखिए मैंने यहाँ पे नॉर्मल शेप कर्व बनाया है, इसे ही हम लोग कहते हैं नॉर्मल शेप कर्व। ठीक है दोस्तों, यही हमारा क्या है, नॉर्मल शेप कर्व है। चलिए अब देखिए नॉर्मल शेप कर्व का मीन कहाँ पे है, तो इसका मीन है 3000 टावर पे। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने मीन सेंट्रल लाइन ड्रॉ किया है 3000 टावर का, यही हमारा मीन होगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि बल्ब जो है 2800 घंटा से पहले फेल कर जाएगा। तो आप क्या कीजिए ना, एक मान लीजिए कि एक 2800 यहाँ पे है, इस पॉइंट पे है, और वहाँ से आप लोग वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है आपको, आपको जेड का वैल्यू निकालना है। तो जेड का वैल्यू आप लोग कैसे निकालेंगे, तो जेड का वैल्यू का फॉर्मूला होता है एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। ठीक है दोस्तों, तो एक्स बार कितना है, एक्स बार है हमारा 2800, म्यू कितना है, म्यू है हमारा 3000, और सिग्मा कितना है, सिग्मा है हमारा 100। तो इसे आप लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो जेड का वैल्यू आएगा -2। अब क्या करना है, आपको प्रोबेबिलिटी टेबल को देखना है। प्रोबेबिलिटी टेबल आप देखिएगा तो आपको वैल्यू मिलेगा 0.4772, यानी कि इसे आप लोग परसेंटेज में यदि कन्वर्ट कीजिए तो आपको मिल जाएगा 47.72। ठीक है, ये था पहला पार्ट का क्वेश्चन। तो ये हमें आंसर मिल गया पहला पार्ट का कि z इजिकल टू -2 इजिकल टू 47.72। अब देखिए दोस्तों, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है हमारा कि उस बल्ब के बारे में पूछा गया है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि बल्ब जो है 3100 घंटा से ज़्यादा लास्ट करेगा। तो देखिए मीन तो हमारा 3000 ही रहेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमारा 100 ही रहेगा। जेड वैल्यू कैसे निकालेंगे, बस एक्स बार हमारा बदल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो एक्स बार हमारा अब कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 3100। तो आप जेड निकालिए, जेड कैसे निकालेंगे, एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा एक्स बार। ठीक है दोस्तों, तो एक्स बार की जगह लिखेंगे 3100, म्यू की जगह लिखेंगे 3000, और सिग्मा की जगह लिखेंगे 100। तो इसे जेड का वैल्यू जो मिलेगा वो मिलेगा आपको 1। आपको इसका चिंता नहीं करना है, आपको ये पेपर में जेड पी जेड दिया रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो जेड इज इक्वल टू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी टेबल आपको मिलेगा वो होगा 0.34। अब आप ये बात समझिए, ये 0.34 का क्या मतलब हुआ, ये 0.34 का मतलब हुआ कि जो हमारा सेंट्रल लाइन है जो कि 3000 के कॉरस्पॉन्डिंग जो वर्टिकल लाइन है, और जो हमारा 3100 के कॉरस्पॉन्डिंग जो वर्टिकल लाइन है, उसके बीच का जो एरिया है वो है हमारा 34.13, या यह कहें तो 0.3413। समझे दोस्तों, लेकिन आपको जो एरिया यहाँ निकालना है वो निकालना है जो शेडेड एरिया है वो। तो कैसे निकालिएगा, तो उसे क्या करना पड़ेगा, 0.5 से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि राइट साइड का जो एरिया है सेंट्रल लाइन के बाद का वो 0.5 है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ 0.5 से सब्ट्रैक्ट किया है। तो 0.5 माइनस 0.3413 आपको दे देगा 0.1587। तो ये चीज़ समझना काफ़ी आवश्यक है कि 0.5 से हम लोगों ने यहाँ सब्ट्रैक्ट क्यों किया है। आइए थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट में पूछा गया है क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो बल्ब है वो 2900 और 3100 आवर के बीच में लास्ट करेगा दोस्तों। तो फ्रेंड्स यहाँ पे P प्रोबेबिलिटी दैट एक्स लाइज बिटवीन 2900 to 3100। तो यहाँ पे दो जेड वैल्यू निकालिएगा आप, एक निकालिएगा 2900 के कॉरस्पॉन्डिंग और एक निकालिएगा 3100 के कॉरस्पॉन्डिंग। तो 2900 के कॉरस्पॉन्डिंग मिलेगा -1 और 3100 के कॉरस्पॉन्डिंग मिलेगा +1। फिर आप जेड टेबल को रेफर कीजिए, फिर आप वहाँ से ये निकालिए जेड पी जेड, एक मिलेगा 0.3413, एक मिलेगा, फिर ये भी मिलेगा 0.3413। देखिए मैंने यहाँ पे शेडेड एरिया को दिखाया है, तो आपको बेसिकली इस शेडेड एरिया का टोटल एरिया निकालना है। तो क्या कीजिएगा, ट्वाइस कर दीजिएगा टोटल एरिया निकालने के लिए। ठीक है दोस्तों, एक लास्ट कंसेप्ट है इस टॉपिक में, इस चैप्टर का, वो है फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर। इसमें क्या होता है दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने पॉपुलेशन साइज इनफाइनाइट माना हुआ है, लेकिन यदि पॉपुलेशन साइज फाइनाइट हो तो उस केस में क्या करना होता है कि एक मल्टीप्लायर है जिसे आपको रिजल्ट को मल्टीप्लाई करना है। उसका फॉर्मूला क्या है उस मल्टीप्लायर का, √अंडर रूट कैपिटल N माइनस स्मॉल n डिवाइडेड बाई √-1। ठीक है दोस्तों, तो ये इस पॉपुलेशन मल्टीप्लायर को आप लोग याद रखेंगे, और जो भी रिजल्ट है, जो भी हमारा रिजल्ट है उसमें हम लोग क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो भी हम लोग फाइनाइट हम लोगों ने अभी तक जो डिस्कस किया था उसमें क्या कंडीशन था कि वो सभी के सभी वैलिड थे यदि हमारा पॉपुलेशन इनफाइनाइट साइज का हो, और यदि पॉपुलेशन फाइनाइट साइज का होगा तो उसके लिए हम लोगों को सारे फॉर्मूले में से इसे मल्टीप्लाई कर देना है। इसीलिए इसका नाम है फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लेसन। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होगी। तो दोस्तों, यदि समझ में आई हो तो लेसन को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि PDF की आवश्यकता है आपको, इस PDF की जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करें,
मेंबरशिप बन जाए। तो दोस्तों आज मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद।